ख्याल था कि ऐसे जनरल्स भी ना हों जिनका शायद पुरानी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक हो। तो इसलिए अगर आप मेरे से पूछें कि जो ऑब्वियस चॉइस हैं क्या उनके चांसेस हैं, तो उनके चांसेस कम लगते हैं और लगता है कि शायद ये सीनियरिटी की बेसिस पे नहीं होगा, एक कंफर्ट लेवल पे भी होगा। और आई थिंक आप और जो भी बनेंगे जनरल नए चीफ नियाज़ साहब, वो काफ़ी शायद शरीफ आदमी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। जी हाँ, अभी आपने क्लिप देखा। हमने 7 अक्टूबर को आप सबको बताया था कि जो बड़े शरीफ आदमी होंगे, ज़ाहिर है एक तरीके से करने की बात थी और वो चले आगे। अब राहील शरीफ साहब ने अपॉइंट हो गया इस 15वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान फ़ौज के। क्या होगा, क्या इसके नताइज और क्यों हुए? 2-3 इंटरेस्टिंग मैं डेटा स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो बात होती है इनके भाई की, मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर, लेकिन बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि इनके ख़ानदान में एक और भी निशान हैदर हैं, वो मेजर अजीज़ भट्टी हैं, वो इनके सगे मामू थे। 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। ये इन्होंने सर्व किया था जनरल कादिर बलोच के साथ भी, जब वो गुजरांवाला में कोर कमांडर थे, और ये पहले कभी फ़ौज में नहीं हुआ। कहते हैं एक एग्जाम्पल है कि जब कादिर बलोच साहब का ट्रांसफ़र हुआ बलोचिस्तान, तो ये स्टाफ ऑफिसर भी उनके साथ चले गए, इतने उनको पसंद थे। जो जनरल राशिद अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं प्रेसिडेंट तारिक साहब के। तो जब इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं तो एक कॉमनैलिटी निकलती है कि दोनों जो अभी चेयरमैन जॉइंट स्टाफ आए हैं और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए हैं, इनका किसी ना किसी जाविये से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाहौर का ताल्लुक, फिर रूलिंग फैमिली के साथ ताल्लुक। तो वो एक कंफर्ट लेवल जिसकी मैंने बात की थी अपने क्लिप में, जो आपने भी देखा, वो डेफिनेटली अपनी जगह था। कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेटा होगा, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि एक बड़े ही क्रिटिकल टाइम पे एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तब्दीली हुई है, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ तब्दील हुआ है। अब क्या होगा? हम एक बहस में उलझे हुए हैं कि क्या तालिबान और जो लोकल दहशतगर्द हैं, क्या इनसे बातचीत हो और क्या फ़ौजी एक्शन हो। कियानी साहब का इसमें बड़ा वाज़ेह था, वो नज़र आता था कि वो सपोर्ट करते हैं आर्मी एक्शन को भी, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग को भी अगर पॉलिटिकल ओनरशिप उसकी गवर्नमेंट ले और सियासी जमातें लें। क्या ये सोच वही है? इंडिया के ऊपर भी हमने एक ख़ास सोच देखी। क्या नया आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ उसी सोच को लेकर आगे चलेंगे? क्या सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कोई दोबारा रिकैलिब्रेशन तो नहीं होगी, या जो अब एक डाई कास्ट होगी है वही? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर बारी बात होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना आदमी लेके आते हैं। मुशर्रफ साहब भी अपने आदमी थे, जनरल ज़ियाउल हक भी अपने आदमी थे, वहीद काकर साहब खैर अपने तो नहीं, वो हालात के ऊपर से आए। काफ़ी लोग, जब अयूब खान आए तो वो भी सिकंदर मिर्ज़ा के अपने आदमी थे। तो क्या अब अपने आदमी की वही बातें गैरों वाली हरकतें होंगी कि अब हम एक नई दौर में दाखिल हो गए? ये सारे बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ हैं और इसमें ज़ातियात बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस किस्म के लोग इस ओहदे पे हैं, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ के और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के। और ये भी कि क्या चेयरमैन जॉइंट स्टाफ का ओहदा पहली बारी एक फ़ाल ओहदा होगा कि सिर्फ रस्मी एक बाजी की तरह होगा? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कल भी हम बात कर रहे थे, बल्कि कल की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आज मैं दोबारा छेड़ूंगा। मुझे ज्वाइन किया साथ ही लाइन पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब ने, जो फॉर्मर DG ISI भी हैं और अब प्रेसिडेंट हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो गवर्नर भी रह चुके हैं, सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। और अहमद रशीद ज्वाइन करेंगे, सेलिब्रेटेड ऑथर, आपको उनकी किताबें पता है, पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक, तालिबान, डिसेंट इनटू केओस, की 5-6 किताबें हैं, पाक अफ़गान अमूर पे, पाक US रिलेशंस पे और अस्करी जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी गहरी निगाह रखते हैं। मैं हमीद गुल साहब से शुरू करता हूँ तमाम हजरात की इजाज़त से, क्योंकि उन्होंने बाद में हमें जल्दी जाना भी है। जनरल साहब, सबसे पहले जो अब नई क़यादत आई है ऊपर, नंबर 2 होना, नंबर 3 होना और बात थी, कियानी साहब की क़यादत और बात थी। क्या कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट आपको नज़र आता है इनकी पर्सनैलिटी की बेस पे? जो पाकिस्तान फ़ौज का अभी तक अप्रोच है, ये डायलॉग्स विद तालिबान, एक्शन विद और फाइट विद तालिबान, या जो ओवरऑल सिचुएशन है सिविल मिलिट्री रिलेशंस, इन दोनों चीज़ों पे कोई फ़र्क नज़र आता है? कोई होगा कि ऐसे ही चलेगी जैसे कियानी साहब की पॉलिसीज़ थी? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ये इदारे की सोच है। इदारे ने अपने आप को कह दिया है कि बहुत तवील तजर्बे के बाद, तल्ख तजर्बे के बाद, कि वो आइंदा जो सिविलियन हुकूमत होगी अपने आप को उनके हुक्म के ताबे करेंगे।
क्यारी साहब ने एक बड़ी अच्छी रवायत डाल के गए हैं। उन्होंने टच नहीं किया, अगरचे कई कई जगहों पे वहाँ जहाँ भी कोई ज्यादती होने की कोशिश की गई, मेमोगेट हुआ या फिर जो हमला हुआ था एबटाबाद पे उसका सिलसिला था, या कैरी लूगर बिल था, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़े तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से उसको हैंडल किया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इदारे का एक रुख है नया, और ये जो नई क़यादत है उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएगी। मोइनुद्दीन हैदर साहब, हमने देखा दो बात हो रही थी कि दो वॉर जनरल्स के नाम बीच में आ रहे थे, हारून असलम साहब जो सीनियर मोस्ट थे, फिर लोअर डाउन द लेडर जनरल तारिक का नाम भी सुन रहे थे हम, और कहा यह जा रहा था कि दो वॉर फेवरिंग जनरल्स हैं, जनरल हारून असलम और जनरल तारिक, ये हार्ड लाइन में बिलीव करते हैं। जो जनरल राशिद थे और जनरल राहील शरीफ हैं, ये दोनों रिप्रोशमा सॉफ्ट स्पोकन जनरल थे। तो क्या हमें एक वाज़ी पॉलिसी नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अब ये होगी और ये जनरल सपोर्ट करेंगे कि लड़ाई झगड़े ना करें तालिबान से और दूसरों से और बातचीत को फोकियत दें? क्या इसलिए इनको चुना गया? मेरे ख्याल से इस पर तो कौम यकसू है कि सबसे पहले डायलॉग को मौका दिया जाए। अगर खून खराबे और ताकत के इस्तेमाल के बगैर एक मसला हल हो जाता है तो वो सबसे अच्छा रास्ता होगा। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं और कौम देख रही है कि तालिबान मुज़ाकरात पे राज़ी नज़र नहीं आते और अब तक उन्होंने कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दी है, तो उस सूरत में लामाला जिस तरह पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, इस सूरत को बहुत अरसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है या दहशत गर्दी जिस तरीके से हो रही है, उसका हल करना तो लाजमी है। ये तो सियासी हुकूमत भी समझती है और पूरे पाकिस्तान के लोग भी ये समझते हैं कि इसको सिचुएशन को जूग तू नहीं छोड़ा जा सकता। क्या आपके ख्याल में जनरल राहील शरीफ वॉर टाइम जनरल हैं? जी, तमाम जो लोग फौज में आते हैं वो इसी मकसद के लिए आते हैं कि उनको लड़ाई में हिस्सा लेना होता है, अपने आप को ग्रूम करना होता है, और सीनियर लीडरशिप में तमाम आदमी जो होते हैं वो इस काम के लिए मेरे ख्याल में मौजू होते हैं और सही होते हैं। पर्सनैलिटी से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन सियासी हुकूमत ने जो फैसला किया है और इनको चुना है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये कौम की तवक्कात पर पूरे उतरेंगे। और अगर हुकूमत चाहती है कि पहले डायलॉग को मौका दिया जाए तो ज़रूर जाहिर है कि उसका तमाम वेट फौज का भी डायलॉग की तरफ होगा। मैं वापस आता हूं जनरल साहब। जी जी, तो फिर जाहिर है कि अगर एक्शन लेना पड़ता है तो उसके लिए जाहिर है कि जनरल हमीदुल साहब, वो सवाल बीच में रह गया, मुझे ये बताइए कि अगर एक तीसरे नंबर से उनको चुना गया है और अगर हम उनकी लेटेस्ट पोस्टिंग्स देखें रीसेंट, और हम उनका देखें ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो उनकी वो वॉर पोस्टिंग्स एज सच नहीं रही। तो क्या ये एक वॉर जनरल इस मौके के लिए एक बेहतर चॉइस है? जिस तरह हारून असलम थे, डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व थे, ऑपरेशंस को हैंडल किया था। जनरल तारिक के बारे में कहा जा रहा था कि वो लंगर के जर्नल वही हैं। तो क्या ये वॉर टाइम जनरल के लिए अच्छी चॉइस है? आर्मी की जो इस वक्त पोजीशन है वो है वॉर फुटिंग। वी आर नॉट ऑन ए पीस टाइम आर्मी। लिहाजा आपका ये सवाल कि क्या ये वॉर टाइम जनरल है, ऑफ कोर्स इज ए वॉर टाइम जनरल। कोई भी आएगा, और मेरा ख्याल है इस किस्म के कमेंट करना मुनासिब नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो चीफ बने अभी, और इसके ऊपर के सवाल पूछना कि क्या वो वॉर टाइम है या नहीं है, ये फौज के इदारे को मुतासर करता है। तो आपके से गुजारिश है कि आप प्लीज इस किस्म के सवालात को मत छेड़े। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए, हम तो इसलिए अंदाजा कर रहे हैं कि पर्सनालिटीज पर एक सवाल और, कि इनका जो अभी तक आप देख रहे हैं, क्या जो पाक अफगान थिएटर की जो बातें हैं, पाक यूएस रिलेशंस हैं, उस पर इनकी जो अभी तक हमने पोस्टिंग्स देखी हैं या पास देखा है, वो उस पर ज़्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें उस तरह नज़र नहीं आती। गिरफ्त उस तरह होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, तो उस पर आपका क्या ख्याल है? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो आप एक ज़रा हकीकत मौजूद की बुनियाद पे ना देखें, बल्कि हकीकत मुंतज़िर की बुनियाद पे देखें। यानी हकीकत मौजूद तो ये है कि वहाँ करज़ई की हुकूमत है, अमेरिका बैठा हुआ है, ये मौजूदा हुकूमत है। इस पर मुंजमद मत करें अपने ख्याल को, आपके तस्वुरात को ज़रा वसी करेंगे तो आइंदा वहाँ पे एक और हुकूमत होगी और हमें उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे,
क्योंकि अभी हुकूमत जो रही है या इससे पाकिस्तान के साथ बहुत खराबियां की हैं, पाकिस्तान की पीठ पे छुरे मरवाए हैं भारत को बिठा के, तो बहुत बुरा इसने काम किया। इसलिए हमारा बड़ा तल्ख तजुर्बा है इसकी इस हुकूमत के साथ। लेकिन एक आइंदा आने वाली हुकूमत इंशाअल्लाह हमारे लिए खुशगवार पैगाम लेके आएगी और हमें उसके ऊपर अपनी नजर रखनी चाहिए। ठीक, जज साहब एक से हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद रशीद, आप कैसे देखते हैं इस अपॉइंटमेंट को? क्या आप देखते हैं कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं उनकी कोई रीकैलिब्रेशन तो नहीं होगी, इसी डगर पे चलेंगे? क्या नहीं पॉलिसीज और उसी मिजाज का आप तसलसल देखते हैं, या आप लोकल और रीजनल एलिमेंट्स की वजह से कोई मेजर चेंज देखते हैं इस चेंज ऑफ कमांड में? नहीं, मेरे ख्याल में कोई मेजर चेंज तो नहीं होगा। बिल्कुल जो नया चीफ है उसने देखना होगा कि जो खित्ते में जो सूरत हाल है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर हम अब देखें कि जी पिछले दिनों में ईरान अमेरिका का एक किस्म का सुलह हुआ है न्यूक्लियर इशू पे, इसमें अरब जो हमारे दोस्त हैं वो सख्त नाराज़ हैं, और हमको ईरान और अरब अगर ये टेंशन रही तो इसमें हमने फंसना नहीं है, दोनों हमारे दोस्त हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान में देखें 6 महीने के बाद कम बल्कि 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, उधर एक नया सदर बनेगा, अमरीकी की फ़ौज ज़्यादातर निकलेगी अप्रैल तक मई तक, तो एक नया सूरत हाल उधर पैदा होगा। और इंडिया में भी इलेक्शन उसी वक्त होने वाले हैं और बहुत सख्त इलेक्शन होंगे, और ये देखना पड़ेगा कि कौन आता है और उसका मौक़िफ़ पाकिस्तान की तरफ क्या होता है। और इस इलेक्शन में ख़तरा ये है कि पाकिस्तान एक फ़ुटबॉल बन जाएगा दोनों सियासी पार्टियों के। तो ये हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है इलाके में, अगर हम सिर्फ इलाके का बात करें, अभी तक पाकिस्तान की तो मैंने बात ही नहीं की, मगर जो इलाके में जो सूरत हाल बदल रहा है बहुत ज़्यादा, ये नहीं हो कि हम पीछे रह जाएं। तो मिलिट्री और सिविल को मिल के ज़रूर काम करना होगा और फॉरेन पॉलिसी को एक नई शक्ल देनी पड़ेगी जिसमें हम एक रोल भी अदा करें इस इलाके में। अच्छा, हमारे साथ रहिएगा। मैं अब स्टूडियो में एयर वाइस मार्शल साहब से बात कर लूँ, शराद चौधरी साहब से, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा नाज़रीन आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ। कल हम इसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे नए आर्मी चीफ के ऊपर, तो एयर मार्शल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं तो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मिलिट्री इज लाइक अ स्लिंग, वो जैसे गुलेल के अंदर, अब गुलेल में आपने वो प्रेशर तो मेंटेन किया हुआ है, आपने पीछे एक धागा खींचा हुआ है। किसी जर्नैल के दौर में वो धागा आपको ज़्यादा खींचता हुआ नजर आएगा, किसी में वो उसी जगह पे रहेगा, लेकिन ये एक वो स्टोन इन अ स्लिंग वाली हालत होती है। जो जनरल कियानी का टाइम था, उसने उस स्लिंग को जोर से पकड़ कर रखा। उसने कहा बेशक तुम्हारी एक ताकत है, हमारी ताकत है, लेकिन हम इस ताकत को अननेसेसरली इम्पोज नहीं करेंगे, हम जो निज़ाम चल रहा है इसको छेड़ेंगे नहीं। जी, ये आपने कल कहा कि जी ये गुलेल खिंची भी है। कियानी साहब का टाइम और था, जब नया चीफ आएगा उसको बड़ा होगा कि गुलेल छोड़ेगा कि करेगा। अब पता लग गया कि नया आर्मी चीफ कौन है, और जो फौज के ज़राए में था कि जी वो शायद वो कियानी साहब की प्रेफर्ड लिस्ट में नहीं थे, उनका अपना स्टीम पे अपने वो भाई की भी उधर से वो आगे ऊपर राइज कर गए। क्या सबसे बड़ा चैलेंज हो? क्या आपके ख्याल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह सारे कह रहे हैं ऐसे काम चलेगा? देखिए, एक तो ये है कि खिंची गुलेल ख़तरनाक नहीं होती, ख़तरनाक ये होता है कि वो गुलेल निशाना किसको करती है। तो हमें ये डिटर्मिन करना है कि अगर वो निशाना सही जगह पे है और सही तरफ एम्ड है तो फिर उस गुलेल के खिंचे होने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर 2, सर्विस की और आर्मी की और फौज की और मिलिट्री की अपनी एक कैपेसिटी और पोटेंशियल है जो हर जगह मेंटेन होता है, हर वक्त होता है, विच इज़ लाइक अ पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी उसको रिलीज जब करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, वो काइनेटिक मोशन बन जाता है, उससे नुकसान पहुंचता है। जब भी नुकसान पहुंचाए आप फौज को, अगर टेररिस्ट को पहुंचाया जाए या दुश्मन को पहुंचाया जाए, खुदा न खास्ता कभी कभार ये अपने घर का चाइना भी ख़राब कर देता है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें ख्याल रखना है कि इसका मतलब क्या है और इसकी जो तशबीह मैंने दी थी उसका मतलब क्या है। तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि पिछले कुछ अरसे से हमारे यहाँ जो एक एग्जिस्टिंग हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है वो इतना डिस्टर्ब हो चुका हुआ है कि ये हुकूमत ये फैसला नहीं कर पा रही कि हमने अगर बातचीत करनी है तो किस तरीके से करनी है, और अगर बातचीत नहीं करनी तो हमने क्या करना है। तो एक तरह सा स्टैसिस है, एक स्टैग्नेशन है। क्या मैं एक मिनट बात कर लूँ,
स्टेग्नेशन को ख़त्म करने के लिए ये जो वक्त, अब जब जनरल राहील शरीफ आए हैं तो ये वो वक्त है जबकि पंजाबी में कहते हैं कि नित्तर के चीज़ सामने आ जाती है, इट प्योरीफाइज एंड इट कम्स इनटू योर फेस। उस वक्त आपको फैसला करना है, या अगले 2-4 महीने में आप मुज़ाकरात के ज़रिए अपने अंजाम यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँचेंगे, और अगर नहीं तो इन्हीं जनरल शरीफ के ज़माने में वो दूसरा एक्शन जो आपका स्टैंड बाय है मिलिट्री एप्लीकेशन का, वो भी होगा। इस वजह से इसलिए ये मकसद है इस चीज़ का कि स्लिंग खिंचा हुआ है और उसके अंदर तैयार बैठा होता है, वो तो हर वक्त तैयार होना चाहिए, लिंप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको इस्तेमाल करना। और मैं समझता हूं कि बड़ा ये दोनों जो वक्त है, इसने इन दोनों शरीफों को ऐसे वक्त पे इकट्ठा कर दिया है कि उनको किसी ना किसी तरीके से इस सोल्यूशन की तरफ अगले 2-4 महीने में पहुंचना पड़ेगा या इनिशिएट करना पड़ेगा इस चीज। जनरल हमीदुल साहब ये बताएं, जब एक नया आर्मी चीफ आता है क्या एक प्रेशर नहीं होता कि वो अपनी एक नई शख्सियत सामने लाए और एक अपना एक नई डाई कास्ट करे और मुख्तलिफ नजर आए अपने प्रेडिसेसर से? तो इस वक्त नए आर्मी चीफ पे क्या प्रेशर्स होंगे कि क्या उनसे तवक्कुआत होंगी? ये तो नहीं होंगी कि बस जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलता रहे। ये पर्सनालिटी का तो इम्पैक्ट बहुत होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो कमांड है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड आर्मी का फर्स्ट प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल, तो उसमें हम कहते हैं कि जो कमांडर सोचता है, जो उसकी सोच होती है, उसका इम्पैक्ट नीचे रैंक्स पे पूरी फौज में जाता है। अभी ये इंशाल्लाह 3 साल रहेंगे तो इनकी पर्सनालिटी का भी अपने जो कासी है वो इनके अमल में वो हो जाएगी, फौज के इदारे के ऊपर, उनके मोराल के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये देख लेंगे। अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि उनको लगाया गया है उनकी अहलियत की बुनियाद पे, यानी एक जजमेंट की गई है कि ये आदमी विल परफॉर्म वेल, और यकीनन उनमें कैपेबिलिटी है इतनी सर्विस करने के बाद, जैसे मोइन हैदर साहब कह रहे थे, छल्ली में से गुजर के आए हुए हैं, तो उनका इम्पैक्ट होगा, इदारे का उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, उनकी शख्सियत का इदारे पे इम्पैक्ट होगा। हम हालत जंग में हैं और ये एक बड़ी दिलचस्प एक चैलेंज भी है उनके लिए कि कैसे इससे निपटते हैं। अंदरूनी तौर पे एक तकरीबकारी हो रही है, दहशतगर्दी की जंग है, अमेरिका ने रुखसत होना है यहां से, और अहमद रशीद साहब जैसे कह रहे थे कि इंडिया के अंदर इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी गालिबन बनेंगे उनके नए प्राइम मिनिस्टर, वो एक बहुत हार्ड कोर जो है वो हिंदू मिलिटेंट और नेशनलिस्ट हैं, तो इसकी वजह से हमें मसाइल का सामना होगा। अब इसके लिए फौज और सिविल दोनों को मिलके, इकट्ठे मिलके काम करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी का एक इदारा बनाया गया है, लेकिन अभी तक उसकी खदोखाल अभी मालूम नहीं है, क्योंकि 2 हैट पहने हुए हैं सरताज अजीज साहब ने। मालूम नहीं कि सरताज अजीज साहब सिक्योरिटी पे ज्यादा तवज्जो देंगे या फॉरेन पॉलिसी पे देंगे। तो एक तो हुकूमत पे डिपेंड करता है कि ऐसी सूरत में जब दिफाई चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो तो फिर कोई मखसूस शख्सियत जो इसकी काबिल हो उसको लगाएं अपना एडवाइजर, ताकि वो इन मामलात को सही तरीके से चला सके आगे। अच्छा जनरल साहब, एक क्विक क्वेश्चन फिर मैंने ब्रेक में जाना है। जिस तरह CGS थे जनरल राशिद, उनका एक्सपोजर था, वो मिलते रहे अमरीकनों के साथ भी, वो मिलते रहे दूसरे फॉरेन डेलीगेट्स के साथ भी, पावर्स के साथ भी, तो एक इंटरेक्शन था क्यानी साहब के साथ और उनके साथ। अब जो आर्मी चीफ आए इनका ऐसा कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं था, तो क्या ये हमारा एडवांटेज है कि वो एक फ्रेश माइंड के साथ आ रहे हैं, कि क्या ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि उनकी वो अंडरस्टैंडिंग शायद ना हो जो दूसरे जनरल्स की थी? देखिए जी, बहैसियत प्रेसिडेंट पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, मैं इस क्वेश्चन को प्रोब करने की फेवर में नहीं हूं। वजह उसकी यह है कि आप जब नामजद हो गए तो आप उसकी चॉइसेस के ऊपर आप डिस्कशन करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा कि वो चॉइस ठीक थी या गलत थी। ही इज द आर्मी चीफ नाउ, वी हैव टू प्लेस आवर ट्रस्ट इन हिम। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब से जो गलती हुई है वो उन्होंने बार बार, और करण थापड़ के प्रोग्राम में खास तौर पे उन्होंने कहा कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है वो इन्वोक किया जाएगा, जैसा कि उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तसद्दुक जिलानी साहब को नामजद किया, सीनियरिटी का प्रिंसिपल। अगर नवाज शरीफ साहब ने, अगरचे उनकी सवाबदीद है, लेकिन अगर उन्होंने सीनियरिटी का प्रिंसिपल किया तो फिर हारून असलम जो नंबर 1 थे, उन्होंने आखिर क्या गलत काम किया था कि उनको छोड़ा? ये एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन मार्क है नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि क्यों आपने, वो खुद ही कहा और फिर आपने उस अपनी पोजीशन को रिट्रैक्ट क्यों किया, ये उनके ऊपर है। लेकिन जहां तक
उनका अपॉइंटमेंट है, जब हो गई तो और मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि अभी जो कियानी साहब ने आखिरी दिनों में 2-3 अपॉइंटमेंट्स की, कोर कमांडर्स चेंज किए, कुछ अर्सा पहले DGISI भी चेंज की, क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या नए आर्मी चीफ को इनसे कोई कदगन तो नहीं होगी? क्या हम एक नई स्पेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स देखेंगे या ये बिल्कुल कोई रूटीन की चीज़ें, फ़र्क नहीं पड़ता? और इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर बड़े क्रिटिकल हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, ये बताएं कि ये कियानी साहब ने आखिरी दिनों में चेंजेस की, 2 को कमांडर्स चेंज किए, कुछ अर्सा पहले DGISI लगाया, DGISI की भी 2-3 साल की टर्म होती है, को कमांडर्स भी नॉर्मल रूटीन में इतना ही टाइम निकालते हैं और वो बड़े क्रिटिकल थे। कराची के कोर कमांडर चेंज हुए इंक्लूडिंग लाहौर के। तो क्या ये जो ट्रांसफर्स वगैरह हैं, जो नया आर्मी चीफ आएगा, आगे हैं अब, तो क्या उनका ये स्टाइल क्रिपल होगा? क्या ये ज़रूरी होता है और क्या ये रूटीन चीज़ होती है कि आखिरी दिनों में इस तरह की चेंजेस हों? जी, ये रूटीन नहीं था और नॉर्मली जबकि चीफ जाने वाले थे तो उनको ये सेटिंग नए चीफ पर छोड़ देनी चाहिए थी। तो अब ये नए चीफ जो आए हैं, जाहिर है कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो हर नया चीफ अपनी टीम बनाता है, जिसमें DGMO, DGMI, CGS, ये ऐसी क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं जिसके ऊपर नया चीफ चाहेगा कि अपनी टीम। और नॉर्मली जो कोर कमांडर्स होते हैं, स्पेशली रावलपिंडी के, लाहौर के, कराची के, पेशावर के, क्वेटा के, तो ये आउट ऑफ जो है 4-5 ये ज़्यादा ज़रूरी समझे जाते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी की सेटिंग करते हैं। और अगले साल 4 सीनियर जनरल्स रिटायर होंगे तो उस वक़्त ये जो है ये मौका आ जाएगा या उससे पहले कि वो उनकी रिटायरमेंट को देखते हुए और अपनी सेटिंग देखते हुए वो अपनी टीम एक लेकर आएँ आगे चलाने के लिए मामलात को। सर ये बताएं, जो आपका तजर्बा है, आप ऑफिसर्स को जानते हैं, पूछते हैं, वो कहते हैं ये भी थिंकिंग जनरल है। जहाँ हारून असलम के बारे में कहते थे कि जी वो ज़रा स्ट्रॉन्ग विल्ड एक्शन माइंडेड आदमी है, जनरल तारिक तो बिल्कुल ही कमांडो टाइप एक्शन आदमी है। अगर ये भी थिंकिंग आदमी है तो क्या आपको एक सॉफ्ट अप्रोच ही नजर आती है फौज की टुवर्ड्स वॉर ऑन टेरर आने वाले दिनों में? जी नहीं, देखिए ना, वो तो मैं कह रहा हूँ कि मुल्क में जो सूरत हाल है कि 40,000 जानें ज़ाया हो चुकी हैं और गवर्नमेंट क्रेडिट बहुत से इलाकों में नहीं है, दहशतगर्दी से अवाम तंग हैं। मुल्क कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता जब तक इन हालात पे काबू ना पाया जाए। अब वो डायलॉग से पाया जाए या फोर्स इस्तेमाल करके किया जाए, तो फ़ौज ज़ाहिर है एक पर्सनैलिटी से ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़ौज एक टीम के तौर पे काम करती है और वो तमाम लोग वही हैं जो जनरल कियानी के ज़माने में थे और रहेंगे। और हर आदमी जो मुनासिब जगह पे समझा जाएगा, लगाया जाएगा और आर्मी इंशाल्लाह इस चैलेंज को कबूल करेगी और इस चैलेंज में पूरा उतरने की कोशिश करेगी। और तमाम लोगों की ट्रेनिंग जो होती है वो इसी मकसद के लिए होती है कि जो उनको मिशन दिए जाए उस मिशन में कामयाबी हासिल करके दिखाएं। तो हमें उम्मीद है कि कोई ऐसा मसला पेश नहीं आना चाहिए। सब जनरलों का जो तजर्बा होता है वो काफ़ी हद तक वो जो होता है यकसा होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। किसी ने ज़्यादा फील्ड में काम किया होता है, किसी ने कम किया होता है, लेकिन बाकी लोग तो नीचे काम करने वाले जो GOCs हैं, ब्रिगेड कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, वो तो वहीं पर सब मौजूद है ना ये काम करने के लिए। सर हमारे साथ है अहमद रशीद, ये मुझे बताएं, ये अपॉइंटमेंट आपके ख्याल में इंडिया या US वगैरह में किस तरह देखी जाएगी? जो बैकग्राउंड है जनरल राहील शरीफ की, हाउ डू यू थिंक, और इज इट इनसिग्निफिकेंट सी बात है? नहीं, देखें जी, पहली तो बात यह है कि ये 13 साल के बाद पाकिस्तान में सिर्फ 2 जनरलों का नाम आया। पहले जनरल मुशर्रफ थे और उसके बाद जनरल कियानी। और जनरल मुशर्रफ तो सदर भी बन गए, फिर वो सारे फौज और सियासत पे भी वो छा गए। तो जो नौजवान तबका है पाकिस्तान में, उसने कोई ख़ास तब्दीली नहीं देखी है 13 साल के अंदर फौज से। तो ये बहुत एक अहम चेंज हुआ है और इससे ज़रूर फ़र्क तो पड़ेगा। जैसे हमारे जनरल साथी ने पहले भी कहा है कि पर्सनैलिटी का फ़र्क पड़ेगा और अपनी वो टीम लाएंगे, वो भी अपनी अदल बदल करेंगे जगहों में। और मगर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इनका जो रिलेशनशिप सियासी हुकूमत से कैसे होगा और
इनको कितने प्रेशर डालेंगे और कितना मदद करेंगे कि एक हमारी दहशतगर्दी की एक स्ट्रैटेजी बने सबसे बड़ी। और खिला जो अभी है इस हुकूमत से 6 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई दहशतगर्दी की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी है। एक ओहदा बना है नेशनल सिक्योरिटी का, मगर वो बहुत ही कमज़ोर है, उसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, उसकी कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई इदारा नहीं है, और वो अभी तक कोई फैसला नहीं कर रहा है। अभी तक नज़र यही आ रहा है कि 4-5 आदमी जो इर्द गिर्द वज़ीर आज़म के हैं वही फैसला कर रहे हैं। और इस इन वज़ीरों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो काउंटर टेररिज्म पे एक्सपर्ट हो या ये तालिबान का कोई स्टे विद मी। मार्शल साहब ये बताएं, एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी चले गए, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, CGS रहे, फौज चलाते रहे, सबका ख्याल था कि ये पॉइंट मैन है, यही बनेंगे। आमतौर पर जब पहले ख्याल था, हमने तो खबर दूसरी दी थी। क्या अब चेयरमैन जॉइंट स्टाफ का जो ओहदा है, क्या वो प्रोएक्टिव ओहदा होगा कि पुरानी तरह बिल्कुल रस्मी होगा? देखिए, बड़ा कलीदी सवाल है, और सवाल गालिबन ये भी उठाया जा सकता है कि जनरल राशिद महमूद को क्यों चीफ नहीं बनाया। और वो जो आपने कुछ अपने इब्तदाइये में थोड़ा इशारा दिया कि जनरल कियानी की छाप गालिबन वो होते, वजह सिर्फ सिंपल ये थी कि ये नहीं कि उनके प्रोटेजी थे, बल्कि ये थे कि उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया है CGS, और CGS ऑलमोस्ट शेडो होता है आर्मी चीफ का। और जो जनरल कियानी की शख्सियत थी या जो उनका रोल था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रीजनल और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी थी। यानी वो सिर्फ और सिर्फ फौज के साथ फाइटिंग जनरल नहीं थे। ही वॉज नॉट ओनली दी, जैसे कहते हैं द पावर ऑफ वॉर, वो सिर्फ वो वाली नहीं थी। इसमें जो पॉलिटिक्स ऑफ वॉर थी वो भी उनके हिस्से में साथ शामिल हो चुकी हुई थी। पॉलिटिक्स वो थी जो कि नेशनल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट थी, फिर रीजनल लेवल के ऊपर इन्वॉल्वमेंट थी, इवन इंटरनेशनल अमेरिका के साथ भी इन्वॉल्वमेंट थी, और बाकी लोगों के साथ लोग प्रेफर करते थे कई दफ़ा जाके उनसे मिल लेना। अच्छा, तो इस वजह से वो छाप थी, वो अवेलेबल। अब यूँ हुआ कि इस अनाउंसमेंट के बाद जनरल राहील शरीफ, जो कि इन तमाम चीज़ों से डिस्टेंसली से देखते थे और इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं थे, तो सबसे पहले तो इनको फौज के अंदर अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करना है, जो कि एक स्पेस क्रिएट करती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, कि जो अगर वो कोई पॉलिसी चेंज लाना चाहती है। यानी इमेजिन कीजिए कि 6 महीने में जनरल कियानी की छाप जो थी वो इतनी इफेक्टिव थी कि उनकी रीजन थी, लॉजिक थी, रैशनल था, जो कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी बताते थे। ये मास्टर साहब ठीक बात है, एक इंप्रेशन दिया जाता है लोगों में कि शायद जो जनरल राहील शरीफ है ये नेसेसरली कियानी कैंप के मेंबर नहीं थे, जनरल थे लेकिन उस कैंप के नहीं थे। ये जरूरी नहीं है कि वो किस कैंप के थे, वो पाकिस्तान आर्मी के जनरल है। आई मीन ये हमें ये याद रखना चाहिए। तो ही बिलोंग्स टू द आर्मी एंड द आर्मी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ठीक है, सो लेट्स नॉट बी वेरी, मतलब उसके ये शरीफ साहब के साथ हैं या उसके साथ हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि जनरल राशिद महमूद अपने साथ वो सारा कॉर्पोरेट नॉलेज लेकर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के दफ्तर में चले गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का इदारा जब कायम किया गया था भुट्टो साहब के ज़माने में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, तो उसका मकसद ही ये था हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का कि वो जो पॉलिटिकल इनपुट आती है या पॉलिटिकल और मिलिट्री इनपुट की जो मैचिंग है, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की तरफ से हो या उसके दफ्तर में हो, या वो जाके एक विंडो बने मिलिट्री का टुवर्ड्स द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो कि आज तक हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ्स ही हमेशा वो पॉलिटिक्स ऑफ पावर वॉर भी उनके पास थी और पावर ऑफ वॉर भी उनके पास थी। अब पॉलिटिक्स ऑफ पावर कौन डील कर, पॉलिटिक्स ऑफ वॉर किसके पास और पावर ऑफ वॉर? अब मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स ऑफ वॉर जो है वो सेपरेशन इस तरीके से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गई। अब डिपेंड करता है कि जो हुकूमत वक्त है वो किस तरीके से उस चीज़ से फ़ायदा भी उठाती है, उस जगह को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा रेज भी करती है, एमिनेंस भी देती है। और जबकि जनरल राहील शरीफ जो हैं ये अपनी फ़ौज के ऊपर टोटली कंसंट्रेट करते हैं, बेशक इनकी इनपुट शामिल रहेगी स्पेशली काउंटर टेररिज्म के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, और मिलकर इनको काम करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं, अफगानिस्तान का जिक्र हुआ, इंडिया का जिक्र, मेरा समझता हूँ, और अगर ना किया तो खतरा मौजूद है कि और 6 महीने में वो पावर भी चेयरमैन जॉइंट चीफ से, जो कि इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है, हट के वापस फिर आर्मी चीफ के पास आ जाएगी, और आर्मी चीफ बैक टू वो मोस्ट पावरफुल फिगर और वन ऑफ द पावर फिगर्स इन द सिस्टम ऑफ नेशन। मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आके मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट से, मेरे 2 ही सवाल हैं। एक तो ये कि उनके ख्याल में कौन से दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं नए आर्मी चीफ के लिए, और इनके ख्याल में पहले 1-2 काम नए आर्मी चीफ को क्या करने चाहिए, ये बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम।
जनरल मोहसिन हैदर साहब, मैं एक सवाल छोड़ के गया था, आपके ख्याल में कौन से दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं नए आर्मी चीफ के लिए, और आपके ख्याल में क्या दो एक्शंस उनको अपनी तरजीहात में पहले लेने चाहिए? जी, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं एक तो अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो चेयरमैन जो है इस वक्त हमारे अपॉइंट हुए हैं, और शहजाद साहब की मैं राय सुन रहा था, जब तक हुकूमत एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं करती और उस ऑफिस को एम्पावर नहीं करती बाय गिविंग दम ए न्यू चार्टर, जिसके अंदर जाहिर है कि तमाम तीनों सर्विस चीफ्स की और सर्विसेज के इनपुट्स के बाद गवर्नमेंट एक नया लॉ इनेक्ट करती है या नया वो अरेंजमेंट करती है, उस वक्त तक यहाँ पर यही सिचुएशन रहेगी कि आर्मी चीफ जो है वो पावरफुल रहेंगे और चेयरमैन का जो ओहदा होगा वो पहले की तरह जिस तरह था वो उन्हीं पावर्स के साथ काम करेगा। नंबर दो बात एक अहमद रशीद साहब ने कही कि कियानी साहब का और परवेज़ मुशर्रफ साहब को उन्होंने एक साथ ही कह दिया कि 13-14 साल एक ही सिस्टम रहा है, ये सही नहीं है। कियानी साहब ने बहुत बड़ा डिपार्चर किया, उन्हें जमहूरियत को बहुत तक़वियत दी, फ़ौज स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड्स और फ़ौज जो है अपने प्रोफेशनल कामों में मसरूफ़ हो गई, सिविल से फ़ौजी अफसरों को बुला लिया गया, तो इट वॉज क्वाइट ए मेजर डिपार्चर। अब हम आते हैं जो आपके सवाल की तरफ। जी सर, टू चैलेंजेस, दो बड़े जी देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मैंने कहा पूरी कौम के लिए, सिविल हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, वो है पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करना। और अमन व अमान कायम करने के लिए आपके पास पुलिस है, आपके पास रेंजर्स हैं, आपके पास स्काउट्स हैं, और एज ए लास्ट रिजॉर्ट पाकिस्तान फौज है, जिसने पहले ये काम सवात में भी किया है, जिसने ये पहले काम साउथ वजीरिस्तान में भी किया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहेगा। जल्द कर रहा हूं जी, तो बस ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा। और दूसरा चैलेंज यही होगा कि जो है इन्होंने जिस नहज पे फौज चल रही है कि जमहूरियत को तक़वियत पहुँचाई जाए और फौज प्रोफेशनल दायरे में रहते हुए कौम की तवक्कात पे पूरा उतरे, यही दो चैलेंज होंगे नए चीफ के लिए। ठीक है अहमद रशीद, सेम क्वेश्चन, आपके ख्याल में क्या दो बड़े चैलेंजेस हैं और क्या दो उनको पहले कदम उठाने चाहिए? मेरा जवाब जो है वो वैसे ही है जैसे जनरल साहब ने कहा है। पहला जो इश्यू है वो है दहशतगर्दी का। अगर हमने दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, पाकिस्तान की इदारे और सॉवरेनिटी वापस नहीं ली दहशतगर्दों से जो फिर हर जगह। अहमद, वो तो डिसीजन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की है ना, फौज तो इंप्लीमेंट करेगी, उसमें मगर फौज क्या करना है, वो तो डिसीजन। यही मैं अर्ज कर रहा था कि ये बहुत अहम बात होगी कि जो नया चीफ है वो क्या एडवाइस देगा पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, और उसकी एडवाइस ज़रूर लोग सुनेंगे, गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म सुनेंगे, बहुत अहम होगा। तो वो फ़ौरन तो वो एडवाइस नहीं देंगे, वो कम 2-3 महीने तो लगाएंगे अपना नया ओहदा संभालने में और चेंजेस लाने में, मगर आखिर में उनको भी एक एडवाइस देना होगा गवर्नमेंट को। और दूसरी जो अहम बात यह है कि ख़ित्ते में हमारे जो इलाका है उसके साथ हमने मिलना है और अमन लाना है, और ज़्यादातर तिजारत और इकोनॉमिक फ्यूचर का देखना चाहिए। ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, वस्ती एशिया, चीन, ये एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें हम बहुत कामयाब हो सकते हैं अगर ये दहशतगर्दी और ये जो जंगें चल रही हैं इस खत्ते में ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। सेम थिंग जी, मैं समझता हूँ दहशतगर्दी तो बिल्कुल एक परवेसिव इशू है, स्टैग्नेशन है मुल्क के अंदर, कोई हल की तरफ नहीं जा रहे और अनारकी का सा एक समा बनता जा रहा है। हर कोई अपनी बात कर रहा है और कोई अपने तरफ से जो अलापता है वो अलापता है, उससे एक टोटल अभाम और कन्फ्यूजन की बात है। मेरा ख्याल है कि उनका सबसे पहली कोशिश ये होगी कि हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, उनको ये बावर कराया जाए कि खुदारा जो करना है उसके ऊपर एक बड़ा क्लैरिटी के साथ एक लाइन ऑफ एक्शन बनाइए। चाहे मुज़ाकरात हैं तो मुज़ाकरात को आगे लेके चलें, अगर नहीं करना तो जो कुछ और हमारा काम है तो फिर हमें बताएं ताकि हम उस हिसाब से अपना जो काम है। दूसरा जो चैलेंज होगा वो ये है, हम रियलाइज़ नहीं करते कि जिस किस्म का माहौल जिसके अंदर हम सब एग्जिस्ट करते हैं, हम तो बात कर लेते हैं बाहर आके, लेकिन अफवाज के अंदर भी इतनी कुर्बानियां हैं, इतने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, इतने अरसे से महाज के जंग के ऊपर है, उसका अपना एक इंटरनल प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने लोगों से, अपने लीडरान से, अपनी कौम से। और जब उसके अंदर ये बहस शुरू हो जाए कि कौन शहीद है कौन शहीद नहीं है,
और इस किस्म की फरोई बातों में हम उलझ हैं तो हम अपना डायरेक्शन लूज करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से उनकी कोशिश ये होगी कि मुझे अपनी फौज को एक यकसू रखने के लिए और अपने मकसद में ऑब्जेक्टिव के अंदर फोकस रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गवर्नेंस, हम अपनी जो फंक्शनिंग है, पॉलिटिकल फंक्शनिंग है, पॉलिटिकल डिसीजन या आप ये कह इसको रहे हैं कि बेहतरीन वो बनाया जाए। अपने कोर कमांडर्स को चलाएं बजाय इसके कि कोर कमांडर्स चीफ को चलाएं। जी, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी मदद करें। देखिए, जनरल कियानी जैसा आदमी जिसने कि इतने अपने मेरा ख्याल तदब्बर के साथ अपने फौज के प्रेशर्स को भी संभाला और बाहर के प्रेशर्स को भी संभाला। अब हर शख्स जनरल कियानी की तरह का शायद ना कर पाए, इस किस्म का एक्सपोजर ना हो, इस किस्म का तजर्बा और विजडम चाहिए होता है। तो ये चीज़ें अगर ना हो तो फिर हम सबको मदद करनी पड़ेगी उसके लिए, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसकी तरफ कोई ना कोई पॉजिटिव मूवमेंट्स हो, ताकि जो अफवाज पाकिस्तान और ख़ासतौर पर नए फौज के जो कमांडर हैं, उनके नीचे जो फौज है, उनको भी नजर आए कि हाँ, हम वाकई हमारी जो कुर्बानियाँ हैं वो कोई फल दे रही हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट इंशाल्लाह निकलेंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए ज़ाती तौर पर, और ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये याद रखें कि हुकूमत वक्त जो है उसको, ये जो अभी जनरल मोइन हैदर ने बात की कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का इदारा है, इसको इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आपकी जो डिवीजन ऑफ पावर है, जिसकी वजह से 73 में ये मामला कायम किया गया था, उसको अपनी जगह के ऊपर कायम किया जा सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बातें सुनी। हमारी दुआएं भी नए आर्मी चीफ के साथ हैं, हमारी दुआएं गवर्नमेंट के साथ हैं जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन 2-3 बातें मैं भी ऐड करना चाहूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि जो नए आर्मी चीफ हैं, ये पुरानी रवायत जो रही है हमारे सिक्योरिटी इदारों की कि नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल होता रहा है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने का, इसको भी खुदारा ख़त्म करें। और सबसे बड़ी बात, जो इंटरनल प्रेशर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सिविल मिलिट्री जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर असरअंदाज ना होने दें। और तीसरी बात, जमहूरियत और जमहूर जो है उसकी बालादस्ती को उसी तरह कायम रखें जिस तरह के कियानी साहब ने रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑन लाइटर साइड मैं आपके साथ बात शेयर करूं कि 2007 में किसी ने पॉइंट आउट किया कि परवेज़ स्थान था। परवेज़ मुशर्रफ सदर थे, इशफाक परवेज़ कियानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और परवेज़ इलाही साहब पंजाब के सूबे के चीफ मिनिस्टर थे। अब एक शरीफिस्तान की तरह की बात ऑन लाइटर साइड नज़र आती। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, राहील शरीफ साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, शहबाज शरीफ साहब जो से हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। हमारी सिर्फ यही दुआ है कि जिस तरह वो इक्वेशन ख़राब उतरी थी, ये शरीफ इक्वेशन उस तरह ख़राब ना हो, बिकॉज मुल्क इसका मुतमिल नहीं हो सकता। तमाम इदारे अपने अपने सफ़ेज़ में काम करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, नए आर्मी चीफ को बड़ा गवर्नमेंट को ऑनेस्ट क्लियर एडवाइस देनी चाहिए ये वॉर ऑन टेरर के ऊपर, ताकि एक जामे पॉलिसी बने और उस पर अमल हो। इसी में मुल्क का मुस्तकबिल पनाह है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।